मैं 8वीं सदी का वो प्रधान शिल्पकार हूँ जिसे राजा कृष्ण प्रथम ने इमारत नहीं बल्कि कैलाश बनाने का हुक्म दिया था। लोग मंदिर बनाते हैं नीचे से ऊपर, पर हमें मंदिर नहीं, स्वयं कैलाश पर्वत का रूप चाहिए था। इसलिए हमने कैलाश को बनाया नहीं, हमने उसे आजाद किया। हमने चट्टान की चोटी से शुरू किया, पहले छत बनाई, फिर कमरे, फिर स्तंभ और आखिर में फर्श। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया, जो आज भी एक पहेली है। जब तुम ऊपर से नीचे काटते हो तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। एक गलत चोट और 100 साल का सपना बर्बाद। हमारे पास नक्शा कागज पर नहीं, हमारी रूह में था। ये विशाल हाथी, ये पतले स्तंभ, ये मंडप और ये शिखर, इसमें अलग से एक भी टुकड़ा जोड़ा नहीं गया। ये पूरा का पूरा मंदिर 100 फीट ऊंचा उस एक ही चट्टान का हिस्सा है जिसे हमने 18 साल में काटकर बाकी पहाड़ से अलग कर दिया। मैं 2000 साल पहले का वो रसवैद्य हूँ जिसने इस माया को कैद कर लिया। दुनिया लोहा और तांबा पिघला रही थी, पर मैं जिंक को कैद कर रहा था। ये मायावी है, ये पिघलने के बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। इसे पाना असंभव था, तो हमने उल्टी भट्टी बनाई। हमने आग को ऊपर रखा और धातु को मिट्टी की रेटॉर्ट्स में नीचे लटका दिया। आग ने जिंक को भाप बनाया और वो भाप नीचे ठंडे हिस्से में लिक्विड जिंक बनकर टपक गई। ये जुगाड़ नहीं, उद्योग था। आज तुम्हारे आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ 7 लाख से ज्यादा जी हाँ, सही सुनेगा, 7 लाख मिट्टी की ग्रेटॉर्ट्स के टुकड़े मिले हैं। हम ये 2000 साल पहले इंडस्ट्रियल स्केल पर प्योर जिंक निकाल रहे थे। तुम्हारी मॉडर्न दुनिया जैसे कि यूरोप को जिंक को उसकी भाप से निकालने का ये तरीका 18वीं सदी तक नहीं आया था। हम ये चमत्कार उनसे कम से कम 1400 साल पहले इसी रेगिस्तान में कर रहे थे। दुनिया की हर सभ्यता गिनती जानती थी, पर एक संख्या ऐसी थी जो किसी के पास नहीं थी, बस भारत को छोड़कर। 1400 साल पहले एक भारतीय गणितज्ञ मिट्टी पर एक गोल निशान बना रहा था। किसी को नहीं पता था कि ये क्या है। वो पूछता, जब कुछ नहीं हो तो उसे कैसे लिखें? कोई जवाब नहीं दे पाता, पर वही सवाल दुनिया बदलने वाला था। उसे एहसास हुआ कि खालीपन भी मान रखता है। इसी सोच से जन्म हुआ शून्य का, सबसे साहसी विचारों में से एक। शून्य ने गिनती का ढांचा पलट दिया। अब 100, 1000, लाख लिखना आसान था। संख्याएं अनंत तक बढ़ सकने लगी। फिर ब्रह्मगुप्त ने पहली बार शून्य के नियम लिखे। उससे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, गणित को रूप मिल गया। भारतीय शून्य अरब व्यापारियों तक पहुंचा, फिर यूरोप पहुंचा और विज्ञान, गणित, तकनीक सब बदल गया। दुनिया की हर गणना, हर कंप्यूटर, हर खोज की जड़ वही भारतीय शून्य है, जिसे कभी लोग साधारण निशान समझते थे। मैं 1902 का वो ब्रिटिश इंजीनियर हूँ जिसे अपनी मॉडर्न साइंस पर घमंड था। मुझे बताया गया कि विजयनगर का ये 16वीं सदी का मंडप 70 खंभों पर खड़ा है, पर उनमें से एक भी जमीन को नहीं छूता। मैंने कहा यह असंभव है। अपने घमंड में मैंने इस लटकते हुए स्तंभ को उसकी जगह से हटाने की कोशिश की। मैं साबित करना चाहता था कि ये सिर्फ एक शो पीस है, इसका छत से कोई लेना देना नहीं है। पर जैसे ही मैंने लोहे की सलाख से इसे हिलाया, पूरी छत हिल गई। मेरे ऊपर के बाकी 10 खंभे भी अपनी जगह से सरक गए। मैं डर के पीछे हट गया। तब मैं समझा, ये लटक नहीं रहा, ये 500 साल पुराना बैलेंसिंग का चमत्कार है। ये जमीन को छुके बिना पूरे मंडप का बोझ उठाए हुए है। ये ट्रिक नहीं, ये विजयनगर के शिल्पकारों का वो विज्ञान है जो मेरी अंग्रेजी किताबों में नहीं था। मैं जोधपुर की इस नीली गली में रहने वाला वो बुजुर्ग हूँ जिसके पुरखों ने गर्मी को हराने का ये राज ढूंढा। ये सिर्फ नील का कमाल नहीं है, हमारा असली कूलेंट है चूना। चूना सूरज की गर्मी को जबरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट करता है और दीवार को गर्म होने ही नहीं देता। नील तो बस उसके साथ मिलाया गया। हमें नीला थोथा के बारे में पता था। जब चूने में नीला थोथा मिलाया गया तो इसने 2 काम किए। एक, इसने दीवारों को नीला रंग दिया, और दूसरा, ये एक बेहतरीन कीटनाशक बन गया जिसने हमारे घरों को दीमक से बचाया। असली एसी तो ये गलियां हैं। इन्हें जानबूझकर इतना संकरा बनाया गया
कि सूरज की रोशनी जमीन तक न पहुंच सके। इससे छाया बनी रहती है और जब हवा इस टनल जैसी गली से गुजरती है तो वेंचुरी इफेक्ट के कारण उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और वो ठंडी हो जाती है। हमारे ये जोधपुरी पत्थर के बने मोटे मोटे घर थर्मल मास का काम करते हैं। ये दिन की सारी आग को धीरे धीरे पीते रहते हैं, घर को ठंडा रखते हैं और रात में जब रेगिस्तान ठंडा होता है तब ये उस गर्मी को धीरे धीरे छोड़ते हैं। अगर आप और ऐसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए।